हेलो फाइनल के बच्चों, मैं हूं सीए करण सतीजा, आपका जीएसटी का प्रॉब्लम सॉल्वर। और गाइस, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो है बेसिक्स ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बारे में। देखो, इसके ऊपर से ना आपको एग्जाम में कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट ये चैप्टर है ना आपके पूरे जीएसटी के जर्नी का एक फाउंडेशन बनेगा, जिसकी वजह से आप लोग समझोगे कि एक्चुअल में जीएसटी क्या है, जीएसटी क्यों आया, क्या जरूरत पड़ी जीएसटी को लेके आने की, और जीएसटी को फाइनली कैसे लाया गया। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को ना यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा सब, बट हाँ जितना रेलेवेंट कंटेंट है आप लोगों को समझने के लिए, जीएसटी का बेसिक फाउंडेशन आप लोगों के माइंड में बनाने के लिए, वो सारे पॉइंट्स को मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो गाइस, मैं को एक बात बताओ, इंडिया में जीएसटी कब आया था? कोई डेट याद है आप लोगों को? इंडिया में जीएसटी वो आया था आपका 1 जुलाई 2017। ये दिन पे इंडिया के अंदर जीएसटी आ गया था। तो इसके पहले ऐसा है क्या कि कोई भी इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगते थे? तो आंसर इज नो। ये दिन से तो गवर्नमेंट ने जीएसटी लाना स्टार्ट किया। उसके पहले कोई अदर सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस और कई सारे स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवी होते थे। टोटल 17 ऐसे दोनों के मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके फाइनली एक टैक्स बनाया गया, जो था आपका जीएसटी। ठीक है, तो सबसे पहले सर ये इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में का फर्क क्या है? तो देखो, डायरेक्ट टैक्स यानी कि जो भी इनकम आप लोग कमाते हो उसमें का शेयर जब आप खुद गवर्नमेंट को पे करते हो, डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को पे करते हो, वो बन जाता है आपका डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में अगर आप एक सप्लायर हो, आप रेसिपिएंट को कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, आपने रेसिपिएंट से कोई भी उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट किया, और सप्लायर आपने जो रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट किया है वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करोगे, तो वो बन जाएगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, चलो अभी अपन काफी पुराने टाइम पे नहीं जाते, अपन ये समझ के लेंगे कि जीएसटी आने के पहले जो सबसे बड़े 3 टैक्सेस थे, सबसे बड़े 3 टैक्सेस, एक था आपका वैट, दूसरा था आपका सर्विस टैक्स, और तीसरा कौन सा था आपका? एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, तो वैट कब लगता था भैया? वैट लगता था जब आप लोग करते थे सेल ऑफ गुड्स। क्या करते थे? सेल ऑफ गुड्स। इसका रेवेन्यू जाता था स्टेट गवर्नमेंट के पास। कौन रेवेन्यू लेता था इसका? स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा टैक्स आता था आपका सर्विस टैक्स। जब आप लोग कोई भी प्रोविजन ऑफ सर्विस करते थे, यानी कि आप जब कोई भी सर्विसेज देते थे, तब जो टैक्स लगता था वो बनता था सर्विस टैक्स। इसका रेवेन्यू लेता था आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका रेवेन्यू कौन लेता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। और बाद में एक्साइज ड्यूटी कब लगता था? जब आप लोग कोई भी प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, देखो आपने बेचा नहीं बेचा फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन कर लिया तो सेंट्रल, तो एक्साइज ड्यूटी लगता था। एक्साइज ड्यूटी वैसे तो रेवेन्यू होता था सेंट्रल गवर्नमेंट का, बट एक ही आइटम है जो क्या था आपका? अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका अगर प्रोडक्शन होता था तो रेवेन्यू कौन लेता था? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इसका रेवेन्यू लेता था। क्लियर है ये तीनों प्रोविजन आप लोगों को? तो चलो अपन ये समझ के लेंगे कि जीएसटी आने के पहले वैट का फंक्शनिंग कैसे होता था। वैट का फुल फॉर्म था आपका वैल्यू एडेड टैक्स। क्या फुल फॉर्म था यहाँ पे? वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब क्या है? देखो, पर्सन ए है, ए ने बी को सर्टन गुड्स सप्लाई किए। कितने के सप्लाई किए? 100। बी ने आगे सी को कितने में बेचे? सेम गुड्स, हाँ सेम गुड्स आगे बेचे 180। और सी ने क्या किया? एंड कंज्यूमर को ये गुड्स फाइनली बेच दिए लेट से 250 रुपीज में। और मान लो वैट का रेट था 10%, तो ए ने बी से वैट कितना चार्ज किया रहेगा 10% के हिसाब से? 10 रुपीज। तो बी ने वैसे देखा जाए तो ए को कितना अमाउंट पे किया है? 110। 100 रुपीज गुड्स का और 10 रुपीज का वैट। बी ने सी को आगे कितने में सप्लाई किया? तो गुड्स का वैल्यू उसने लगाया 180, बट उसके ऊपर 18 रुपीज वैट करेक्ट किया, यानी कि 198 में सेल किया। और सी ने आगे एंड कंज्यूमर को कितने में बेचा? 250। 10% के हिसाब से वैट कितना लिया? 25। टोटल कितना आया? 275। अभी मैं बात करूंगा बी की। बी के पास लाइबिलिटी टू पे गवर्नमेंट अभी बन गया 18 रुपीज का, क्योंकि ये 18 रुपीज का रेवेन्यू बी का नहीं है। बी ने क्या किया है? सिर्फ सी से कलेक्ट किया है, आगे बी को ये पैसा गवर्नमेंट को पे करना है। माइनस बी क्या करता था? टैक्स ऑलरेडी पेड। टैक्स ऑलरेडी पेड, कितना टैक्स ऑलरेडी पे किया है उसने यहाँ पे? 10 रुपीज। तो 10 रुपीज को माइनस कर दो, तो बी के ऊपर कितना कैश बर्डन आ रहा पे करने का?
₹8 का बर्डन आ रहा है पे करने। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो बी ने बेचा कितने में, 180 में, खरीदा कितने में था, 100 में, कहना है इसे ₹80 का वैल्यू ऐड किया था बी ने, ₹80 का वैल्यू वॉज एडेड बाई बी, और उसी के ऊपर अगर आप लोग 10% वैट देखोगे तो ₹8 बी को गवर्नमेंट को पे करना पड़ा। सेम वे में अगर आप सी की भी बात करो तो देखो सी की लाइबिलिटी टू पे, कहना है इसे ये ₹250 की आ गई थी, माइनस सी ने ऑलरेडी टैक्स सॉरी ₹25 की आई थी, सॉरी, और सी ने ऑलरेडी टैक्स कितना पे किया था यहाँ पे 18, तो सी को अपने पॉकेट से कितना पे करना पड़ा 7। और अगर सी का वैल्यू ऐड देखोगे तो उसने सेल कितने में किया 250, परचेस कितने में किया था 180, सी का वैल्यू एडिशन कितने रुपीस का हो गया 70 का 10% कितना आता है ₹7। तो ये जीएसटी आने के पहले वैट ऐसे चलता था, वैल्यू एडेड मैकेनिज्म पे। सर ये तो सही लग रहा, फिर जीएसटी लाने की क्या जरूरत पड़ी, तो अभी ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले अगर ये ए जो पर्सन है ये अगर मैन्युफैक्चरर है, ये कौन है मैन्युफैक्चरर, इसने अगर कोई भी चीज ₹100 में मैन्युफैक्चर की, उसको ना सबसे पहले इसके ऊपर पे करना पड़ता था एक्साइज ड्यूटी। अभी इजी कैलकुलेशन के लिए समझो एक्साइज ड्यूटी था 10%, तो वो वैल्यू आ गया 10। मुझे बताइए ₹10 क्या हो गया था, ये रेवेन्यू किसके पास चला गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर स्टेट गवर्नमेंट है ना इसके ऊपर सप्लाई के ऊपर लेती, सेल के ऊपर लेती थी वैट एट द रेट 10%, वो आता था 110 का 10%, जो कि आता था ₹11। अभी टेक्निकली देखा जाए तो ए का प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना था, ₹100 था, 100 के ऊपर अगर आप लोग 10% वैट लेते वो आता है ₹10, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट अभी वैट यहाँ पे कितना आ गया ₹11, क्योंकि ये जो ₹10 का एक्साइज ड्यूटी है ना उसके ऊपर भी 10% वैट यानी कि ₹1 लग के ऐड हो गया। मैन्युफैक्चरर का बोलना था ये तो मेरे से टैक्स के ऊपर टैक्स लिया जा रहा, एक्साइज ड्यूटी अपने आप में एक टैक्स है, तुम ये अमाउंट के ऊपर भी मेरे से टैक्स ले लो। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था इसके अंदर कि आपका कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स यहाँ पे लगता था। समझा आपको पहला वाला प्रॉब्लम क्या हो गया। सेकेंड प्रॉब्लम, कई सारे ट्रांजेक्शन थे जिसके अंदर गुड्स और सर्विसेज में बाइफर्केशन नहीं होता था। तो स्टेट गवर्नमेंट बोलता था ये सेल ऑफ गुड्स है, हम आपसे वैट कलेक्ट करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता था ये सेल ऑफ सर्विस है, हम आपसे इसके ऊपर सर्विस टैक्स कलेक्ट करेंगे। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका रेस्टोरेंट सर्विस। अगर आप लोग होटल में खाना खाने जाते थे तो स्टेट गवर्नमेंट बोलता था आपने गुड्स को कंज्यूम किया, हम आपसे वैट लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता था नहीं, आपने रेस्टोरेंट में जाके उनकी सर्विसेज ली, हम आपसे सर्विस टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो सर्टन ट्रांजैक्शन ऐसे थे जिसके अंदर क्लियर बाइफर्केशन नहीं होता था, क्या ये सेल ऑफ गुड्स है या सेल ऑफ सर्विसेज है। थर्ड पॉइंट ध्यान से सुनना, क्या होता था ना, अगर पर्सन ए है, ठीक है, ए ने क्या किया बी को सेल किया। ए कहां पे सिचुएटेड है, महाराष्ट्र में, बी कहां पे सिचुएटेड है, महाराष्ट्र में। ए ने बी को कितने में सेल किया 100, उससे ₹10 का वैट कलेक्ट किया, ₹110 का बी ने ए को पेमेंट किया। बी ने आगे ये सेल किसको किया, सी को, किधर सेल किया, महाराष्ट्र में, 140 में सेल किया, ₹14 का वैट लिया, सी ने बी को ₹154 पे किए। अब सिर्फ एग्जाम्पल को समझो, बी की लाइबिलिटी कितनी बन गई अभी पे करने की, ₹14। उसने टैक्स ऑलरेडी कितना पे किया था, ऑलरेडी पेड ₹10, उसको कितना रुपीस का एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, ₹4। ये सुनने में तो बहुत अच्छा है, बट अगर मैं यही सिचुएशन को चेंज कर लू तो ए बंदे ने क्या किया, बी पर्सन को सप्लाई किया, ए था महाराष्ट्र वाला, बी था गुजरात वाला, कितने में सप्लाई किया ₹100 में, उसके ऊपर ₹10 का वैट कलेक्ट किया, टोटल बी ने ए को कितना पैसा दिया 110। तो अभी ये जो ₹10 का रेवेन्यू है ना इन वैट, ये रेवेन्यू बनता था आपका सोर्स बेस्ड टैक्स, सोर्स बेस्ड स्टेट का रेवेन्यू बनता था, यानी कि जैसे ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ तो ये रेवेन्यू कौन से गवर्नमेंट के पास आता था, ₹10 का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अभी ये बी बंदे ने क्या किया, सी पर्सन को लेट से गुजरात में ही सप्लाई किया, कितने का सप्लाई किया, लेट से ₹140 का, इसके ऊपर ₹14 वैट कलेक्ट किया। तो सी ने देखो वैसे बी को ₹154 दिए, बी गया गुजरात गवर्नमेंट के पास और बोला गवर्नमेंट मैं आपको ₹14 पे करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट बोले लाओ पैसे, बोले नहीं लेकिन मैंने ना ऑलरेडी टैक्स पे किया है, टैक्स ऑलरेडी जो पे किया है उसका मुझे आप कुछ तो भी बेनिफिट दे दो, जिसको बोलते हैं आप लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दो, मैं आपको ₹4 पे करता हूं, क्योंकि वैट का फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स, जितने का मैंने वैल्यू ऐड किया मैं उतने के ऊपर आपको टैक्स दूंगा। देखो मैंने परचेस किया था यहाँ पे 100 में, मैंने सेल किया 140 में,
मैंने वैल्यू कितने रुपीज का ऐड किया, 40, 40 के ऊपर आता है 10% से 4 रुपीज, मैं आप लोगों को 4 रुपीज का टैक्स पे करूंगा। गुजरात गवर्नमेंट बोलता था कि ये जो तूने 10 रुपीज का तू क्रेडिट मांग रहा है ना, वो 10 रुपीज तूने मुझे नहीं दिए थे, वो 10 रुपीज तूने किसको पे किए थे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, तो मैं तुझे उसका क्रेडिट नहीं देने वाला। तो क्या होता था वैट के टाइम पे, देखो वैट के टाइम पे अगर आप लोग सेम स्टेट में सप्लाई कर रहे हो, सेम स्टेट में सेल कर रहे हो, तो लगता था वैट। वैट का सेम स्टेट का क्रेडिट आप लोगों को मिल जाता था। क्रेडिट मतलब क्या, जो टैक्स आप लोगों ने ऑलरेडी पे किया है ना, उसको यूज करना अगेंस्ट योर आउटपुट टैक्स, ये सेम स्टेट में मिल जाता था। पर जब आप लोग डिफरेंट स्टेट में सेल करते थे, तब लगता था आपका CST, जिसका फुल फॉर्म था सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या फुल फॉर्म था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और भैया इसका क्रेडिट नहीं मिलता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता था। तो ये और एक प्रॉब्लम होता था, समझा। फिर वैट के अंदर क्या होता था ना, डिफरेंट स्टेट्स जो है ना, वो डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स लगाते थे। तो समझो अगर लेट्स से मेरे को ये कैलकुलेटर बाय करना है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसके ऊपर 10% वैट लगा रहा है, इसका कॉस्ट है 400 रुपीज, तो 400 के ऊपर 10%, यानी कि मेरा कॉस्ट कितना हो गया, टैक्स का कॉस्ट हो गया 40 रुपीज, टोटल कॉस्ट हो गया 400 प्लस 40, 440 रुपीज। और यही कैलकुलेटर लेट्स से कर्नाटक का गवर्नमेंट इसके ऊपर वैट लगाता था 15%, तो 400 प्लस 15% करके उसका वैल्यू होता था 460। तो प्रोडक्ट सेम है, बट महाराष्ट्र में ये प्रोडक्ट मिल रहा है 440 रुपीज का और कर्नाटका में मिल रहा है 460 रुपीज का। इम्बैलेंसिंग ट्रेड हो रहा था, क्योंकि हर एक स्टेट अलग अलग रेट से वैट को चार्ज करते थे। क्लियर है। फिर एक ही सेम ट्रांजैक्शन के ऊपर मल्टीपल स्टेट टैक्स लगते थे, जैसे एंट्री टैक्स लगता था, उसके बाद में वैट लगता था, मल्टीपल टैक्स लगते थे एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर। ये भी एक टाइप का प्रॉब्लम हुआ करता था। और एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पे, तो लेट से एक शॉपकीपर है, एक कौन है यहाँ पे, शॉपकीपर। शॉपकीपर क्या करता था, सेल ऑफ गुड्स करता था, सेल ऑफ गुड्स। तो जितने भी उसने, ध्यान से सुनना, जितने भी वो गुड्स परचेज करता था उसके ऊपर वो क्या पे करता था, वैट। उसको वैट का क्रेडिट मिल जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये शॉपकीपर बड़ा था, ये क्या करता था, हर साल अपना ना अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का सर्विस करवा के लेता था, जिसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब इसको बिल करता था, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन सा वाला बिल करता था, सर्विस टैक्स वाला बिल करता था। कौन सा बिल करता था, सर्विस टैक्स वाला बिल करता था। अभी ये सर्विस टैक्स का रेवेन्यू किसके पास चला जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जाता था। तो ये शॉपकीपर जब सेल ऑफ गुड्स करता था, उसको गवर्नमेंट को क्या पे करना पड़ता था, वैट। तो ये वैट के अगेंस्ट से ना ये सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता था, सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता था। लॉजिक बहुत सिंपल है, वैट का स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू, सर्विस टैक्स आपने किसको पे किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होते थे। अगर मैं इसी दूसरा ही एग्जांपल लूं इसी चीज का, तो देखो ना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपने क्लाइंट्स को सर्विस देता था, क्लाइंट्स को सर्विस देता था, क्लाइंट से क्या कलेक्ट करता था, सर्विस टैक्स। और ये सर्विस टैक्स उसको किसको पे करना होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। बट चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने ऑफिस के लिए लेट से एक कंप्यूटर परचेस किया था, तो कंप्यूटर परचेस करने के टाइम पे उसने क्या पे किया था, वैट पे किया था। तो ये सर्विस टैक्स के अगेंस्ट ये वाला वैट एडजस्ट नहीं होता था। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स थे जिसको सॉल्व करने की जरूरत थी। तो ये सारे बन जाते हैं आपके डेफिशिएंसीज इन प्री जीएसटी एरा। ये सारे प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, अपन जीएसटी को इंडिया में लेके आए। ठीक है। तो जीएसटी को लाने के लिए ना, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 265। वो गवर्नमेंट को वो क्या बोलता है कि टैक्स आप लोग लेवी तभी करोगे जब आपके पास ऑथोरिटी ऑफ लॉ है। जब क्या आपके पास ऑथोरिटी ऑफ लॉ, बिना लॉ के अथॉरिटी से आप लोग टैक्स को लेवी या कलेक्ट नहीं कर सकते। बस यही एक रीजन है मैं आज है ना करोड़पति नहीं हूं। अगर ये आर्टिकल नहीं रहता ना, तो मैं किसी के पास भी क्या रहता था, एंड बोला रहता था, चल तूने क्या किया, ये माउस बेच, कितने का माउस है, 20 रुपीज का, मुझे इसके ऊपर 200 रुपीज का टैक्स दे। अभी कर सकता हूं क्या, मैं नहीं कर सकता ना, क्योंकि आर्टिकल 265 बोलता है तेरे पास ऑथोरिटी ऑफ लॉ रहना चाहिए टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। समझा, ओके कूल। तो आर्टिकल 265 में ऐसा बोला गया है। फिर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 246, जिसके अंदर 7th शेड्यूल है, ध्यान से समझ के लेना, 7 शेड्यूल है। उसके अंदर गवर्नमेंट ने टोटल 3 लिस्ट बताए गए हुए। कितने लिस्ट थे,
तीन लिस्ट। सबसे पहली आती है आप लोगों की यूनियन लिस्ट, दूसरी आती है आप लोगों की स्टेट लिस्ट, थर्ड आती है आप लोगों की कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो आइटम्स मेंशन है जिनके ऊपर जो भी डिसीजन लेना है, देखो इसके अंदर सिर्फ टैक्सेस नहीं है, बाकी के भी पॉइंट्स मेंशन है, बट ऐसे डिसीजन लेना है जिसका पूरा अथॉरिटी किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इनकम टैक्स इसके अंदर आता, जीएसटी आने के पहले सर्विस टैक्स इसके अंदर आता था, जीएसटी आने के पहले एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इसके अंदर आता था। फिर आता है स्टेट लिस्ट, इसके अंदर पावर टू लेवी टैक्स एंड कलेक्ट टैक्स या ऐसे डिसीजन जिसके ऊपर ऐसे मैटर जिसके ऊपर डिसीजन पूरा स्टेट गवर्नमेंट का रहता है वो इसके अंदर आता, यानी कि इसके अंदर किसकी चलती है, स्टेट गवर्नमेंट। एग्जांपल टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स ऑन एग्री इनकम। जीएसटी आने के पहले वैट इसके अंदर हुआ करता था, या तो एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इसके अंदर है। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट तुम दोनों के पास इक्वल पावर है टैक्सेस को लेवी करना और कलेक्ट करना, या ऐसे कोई भी मैटर जिसके ऊपर डिसीजन लेने की बारी आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट तुम दोनों मिलकर इसके ऊपर डिसीजन लेना। बट अगर तुम्हारे बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रीवेल ओवर स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि अगर तुम्हारे बीच में झगड़ा हो गया और तुम लोग एक कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर नहीं आ रहे हो, कॉमन कंक्लूजन पे नहीं आ रहे हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगा वो बात को हम लोग फाइनल मान लेंगे। अभी मेन मुद्दे की बात ऐसी थी ना कि जीएसटी आने के पहले, एक ही सेकंड गाइस सॉरी, हाँ, जीएसटी आने के पहले ना जो इनडायरेक्ट टैक्सेस इंडिया के अंदर चार्ज होते थे वो कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता था, कुछ स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करता था। अभी मैं बोलूं क्या इसके भी टैक्सेस जा रहे, इसके भी टैक्सेस जा रहे, और दोनों के टैक्सेस जाने के बाद में एक नया टैक्स आ रहा है जिसका नाम क्या था, जीएसटी। तो चांसेस बहुत कम है बट एक एमसीक्यू के लिए आ सकता है। तो टोटल 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके आपका क्या बनाया गया हुआ है, जीएसटी बनाया गया है। अच्छा ठीक है सर, तो अभी सबसे बड़ा ये क्वेश्चन था कि ये कौन से लिस्ट के अंदर जीएसटी को लेके आने का। देखो प्रॉब्लम, अगर यूनियन लिस्ट में लेके आते तो सबसे बड़ा फायदा किसका हुआ रहता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज के टाइम पे तो चलो बोल दिया रहता था कि स्टेट आधा रेवेन्यू तुम्हारा आधा रेवेन्यू हमारा, बट कल जाके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर बन गया रहता था। आप हाइपोथेटिकल एग्जांपल को समझ के लो यहाँ पे कि लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है ना पार्टी बी रूल कर रही है, कौन रूल कर रहा है, पार्टी बी, और एक कोई पर्टिकुलर स्टेट के अंदर है ना जो स्टेट गवर्नमेंट की पार्टी है ना वो पार्टी सी लीड कर रही है। तो पार्टी भी जानबूझ के क्या कर सकेगा कि एक ट्रांजैक्शन है ना ये स्टेट में 90% रेवेन्यू हमारा, 10% रेवेन्यू तुम्हारा, पॉलिटिक्स हो सकता था। तो ये लिस्ट कट हो गई। सेम वे में यहाँ पे स्टेट लिस्ट भी कट हो जाती है क्योंकि फिर पूरी पावर किसके पास चली जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो एक थर्ड ऑप्शन क्या बचता है कि कॉन्करेंट लिस्ट में जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। कौन से लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में। बट अभी इसके अंदर प्रॉब्लम समझो, कॉन्करेंट लिस्ट में वैसे तो पावर्स दोनों के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास। चलो आज जाके अगर जीएसटी को ये लिस्ट के अंदर लेके भी आते तो कल जाके अगर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता, इन दोनों के बीच में क्या होता, कॉन्फ्लिक्ट, तो अल्टीमेटली किसका सुनना पड़ा रहता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट का सुनना पड़ा रहता था। मतलब आज के टाइम पे जीएसटी लाने तक अगर कॉन्करेंट लिस्ट को फॉलो करो तो सब ठीक है, बट डाउन द लाइन अगर फ्यूचर में कोई इन दोनों के ओपिनियन के अंदर कॉन्ट्रेडिक्शन आता है तो स्टेट गवर्नमेंट विल बी एट लॉस, क्योंकि उनको ऑफकोर्स किसका सुनना पड़ा रहता था, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट का सुनना पड़ा रहता था। तो ये एक रीजन है कि ये तीनों लिस्ट कैंसिल हो जाते हैं जीएसटी को लाने के लिए। तो फिर अभी क्या करें, तो इसी का सॉल्यूशन में लेके आए थे 101 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2016, यानी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और एक न्यू आर्टिकल लाया गया, न्यू आर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। देखो आपके सिलेबस के लिए 3 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, मैं तीनों के नाम यहां पे लिखता हूं फिर एक एक करके आपको समझाऊंगा। 246A, 269A, 279A। सबसे पहले आर्टिकल के ऊपर आते हैं अपन, आर्टिकल 246A जो बात करता है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। आ जाओ नीचे, देखो आर्टिकल 246A ये क्लियरली क्या बोलता है कि अभी जो जीएसटी आप लोग लेवी करने वाले हो उसके ऊपर इक्वल पावर्स है, उसके पास क्या है,
इक्वल पावर्स है टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू टेक डिसीजंस। क्लियर है? बट है ना गाइस, एक प्रॉब्लम क्या हो गया था ना, जब देखो प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके क्या बना रहे थे अपन, जीएसटी, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ा था, आर्टिकल 246 ए को इंट्रोड्यूस करना पड़ा था। तब बाकी सारे टैक्सेस मर्ज होने के लिए सारी गवर्नमेंट रेडी हो गई थी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गया था कि एक जो प्रोडक्ट है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर का एक्साइज ड्यूटी है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट गिव अप करने के लिए रेडी हो ही नहीं रहा था। स्टेट गवर्नमेंट का बोलना है आप हमारे सारे टैक्सेस को आप मर्ज कर लो, बट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का जो एक्साइज ड्यूटी है वो हमारा रेवेन्यू है, हम उसको जीएसटी में मर्ज नहीं करना चाहते। एकदम इजी अगर मैं उसके पीछे का लॉजिक बताऊं तो देखो, इंडिया के अंदर कोई स्टेट के अंदर अल्कोहलिक लिकर पूरा बैन है, जिसको ड्राई स्टेट बोलते हैं हम लोग, जैसे गुजरात और बिहार हो गया, और कोई स्टेट है जिनका टूरिज्म या जिनका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू वही है, एग्जांपल के लिए आपको हो गया गोवा। तो गोवा गवर्नमेंट का ये बोलना था कि अगर आपने इसको भी मर्ज कर दिया तो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है, गुजरात गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनका वैसे भी वो रेवेन्यू था नहीं। तो आपको जो चीज को जीएसटी के अंदर लेके आना है लेके आ जाओ, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को मैं जीएसटी में नहीं लाने दूंगा, ऐसा गोवा ने बोला। ये एक अपन हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझ रहे। तो यहां पे क्या बोला गया कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये जीएसटी में नेवर आएगा, मतलब जीएसटी नेवर मतलब कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिकल 246 ए जब कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड हुआ था उसने अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जीएसटी से परमानेंटली आउटसाइड रखा हुआ है, मतलब उसके ऊपर जीएसटी लाएगा ही नहीं। सर अगर जीएसटी लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको वापस से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा और ये क्लॉज को ऐड करना पड़ेगा कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी आ रहा है। तो सर आज के टाइम पे इसके ऊपर कौन से टैक्स लगते हैं, तो आज जब इसका प्रोडक्शन होता है इसके ऊपर लगता है आपका स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और जब इसका सेल होता है तब इसके ऊपर लगता है वैट, अगर विद इन स्टेट सेल हो रहा है तो, या तो लगता है सेंट्रल सेल्स टैक्स अगर ये आउटसाइड द स्टेट सेल हो रहा है तो। ठीक है, फिर कुछ 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जो जीएसटी में इंट्रोड्यूस है, जो जीएसटी में है, बट इसको जीएसटी से ना टेम्पररी बाहर रखा है, टेम्पररी आउटसाइड जीएसटी रखा है। देखो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी कभी नहीं आएगा, बट 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी अभी नहीं आ रहा है, इसके ऊपर जीएसटी अभी नहीं आ रहा है। सर फ्यूचर में आएगा क्या, यस आ सकता है। क्या इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा क्या, नहीं, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करना पड़ेगा। फिर कैसे लाने का, तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए एक बना है जीएसटी काउंसिल। क्या बना है, जीएसटी काउंसिल। कौन से आर्टिकल में बना है, 279A। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था ना नाम, हाँ, तो ये कौन सा आर्टिकल है, 279 है, उसके अंदर जीएसटी काउंसिल बना है। जीएसटी काउंसिल क्या करेगा, जीएसटी काउंसिल करेगा रेकमेंड टू गवर्नमेंट, रेकमेंड करेगा टू गवर्नमेंट, मतलब अगर समझो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी को इंट्रोड्यूस करवाना है तो जीएसटी काउंसिल का काम रहेगा गवर्नमेंट को नोटिफाई करना कि भैया ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे हम लोग जीएसटी लेके आएंगे, इस पर्टिकुलर डेट से लेके आएंगे, इस पर्टिकुलर रेट से लेके आएंगे। काउंसिल का काम है रिकमेंड करना, और उसको फाइनली नोटिफाई करेगा गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गैजेट। गवर्नमेंट उसको क्या करेगा, नोटिफाई करेगा ऑफिशियल गैजेट में कि इस पर्टिकुलर डेट से हम लोग अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी को, सॉरी 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। समझा। तो सर आज के टाइम पे इसके ऊपर कौन सा टैक्स लगता है, तो आज जब इसका प्रोडक्शन होता है तब लगता है यहाँ पे आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और जब इसका सेल होता है तब क्या लगता है आपका वैट, या तो क्या लगता है यहाँ पे सीएसटी यानी कि सेंट्रल सेल्स टैक्स। समझा गया। फिर ऐसे दो गुड्स है जिसके ऊपर आज जीएसटी तो लग ही रहा है, देखो ध्यान से, दो गुड्स है। सबसे पहले आपका टोबैको एंड टोबैको के प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर है ना भैया जीएसटी लग रहा है, ओके। फिर आता है आपका ओपियम, इंडियन हेम्प, स्पेलिंग को जानता, भावना को समझो, इंडियन हेम्प। बेसिकली ये बात करते हैं नार्कोटिक ड्रग्स की, इसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। बट गवर्नमेंट का बोलना है ये ना सिंफुल गुड्स है, गवर्नमेंट चाहता है इनका कंजम्पशन कम हो, तो कंजम्पशन को अगर इसको कम करना रहेगा तो ऑफकोर्स प्राइस कम करना होगा या बढ़ाना होगा। अगर एक चीज का प्राइस कम हो रहा है तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट को इसका कंजम्पशन कम कराना है तो इसका प्राइस गवर्नमेंट को बढ़ाना था। अच्छा सर, प्राइस बढ़ाना मतलब टैक्स को बढ़ाना या कम करना, ऑफकोर्स टैक्स को बढ़ाएंगे तो ही प्राइस बढ़ेगा। तो इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर जीएसटी तो आज भी लग रहा है,
बट इसके पहले के जो टैक्सेस है ना वो भी लगते हैं, जैसे कि टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर लगता है आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और नार्कोटिक ड्रग्स, ओपियम, इंडियन हेम्प, इसके ऊपर लगता है आज भी आपका स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तो ऐसे दो प्रोडक्ट्स है जिनके ऊपर जीएसटी भी लगता है और प्रीवियस टैक्स भी लगता है। उसके अंदर एक है आपका टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, सेकंड है आपका नार्कोटिक ड्रग्स। ठीक है, उसके बाद में ये जो स्टैम्प ड्यूटी रहता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब आप लोग बाय या सेल करते हो स्टैम्प ड्यूटी रहता है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। थर्ड पॉइंट क्या आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी को है ना, इसके ऊपर जीएसटी लग रहा है, इसके ऊपर जीएसटी लग रहा है, नील रेट से लग रहा है। कितने रेट से लग रहा है? नील रेट। मतलब अगर आपका बिल आया लेट से 5,000 रुपीज का, तो 5,000 पे जीएसटी लग रहा है, बट 0% से लग रहा है। तो मतलब सर इसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लग रहा, ऑफ कोर्स जीएसटी नहीं लग रहा, बट इसके ऊपर आज भी क्या चार्ज होता है आपका? इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो जीएसटी आने के पहले भी लगता था। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वो आज भी लग रहा है, जिसका रेवेन्यू किसके पास जाता है? आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। समझा क्या? ये दोनों पॉइंट्स हो गए क्लियर आप लोगों के? ठीक है, उसके बाद में अपन ने एक आर्टिकल देखा था, आर्टिकल 279A। आर्टिकल 279A बात करता है जीएसटी काउंसिल के बारे में। देखो जीएसटी के अंदर अभी क्या हो गया था, बेसिकली पूरे इंडिया में वन नेशन वन टैक्स वाला सिस्टम आ चुका था। वन नेशन वन टैक्स अगर ये सबको मैनेज करना है तो इसके लिए सर्टन एक एक्सपर्टीज लोग चाहिए, या तो हर एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए स्टेट के एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे यहाँ पे बैठ के डिसीजन ले। तो जीएसटी काउंसिल एक जॉइंट फोरम है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ लोग बैठते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ लोग बैठते हैं। इनका काम क्या है? रिकमेंडेशन देना गवर्नमेंट को। रिकमेंडेशन देना किसको? रिकमेंडेशन देना गवर्नमेंट को। कौन से बात का ये लोग रिकमेंडेशन दे सकते हैं? तो सबसे पहले क्या रेट से जीएसटी लगेगा, अगर कोई गुड्स को एग्जेम्प्ट करना है जीएसटी से तो उसके बारे में बताना। ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इसके ऊपर जीएसटी कब से लेके आना, वो बातें बताना। फिर अगर कोई इंडिया के अंदर स्टेट्स है तो उनको स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स को डिक्लेयर करना। ऐसे सारे पॉलिसीज को डिजाइन करने का काम जीएसटी काउंसिल का है, बट उनके पास कोई भी लॉ को मतलब लॉ को नोटिफाई करने का अथॉरिटी नहीं है। उनके पास अथॉरिटी सिर्फ कौन सी बात का है? रिकमेंडेशन करना। जो फाइनल नोटिफाई करने का अथॉरिटी है वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। इनकी जब तक गवर्नमेंट कोई भी बात को नोटिफाई नहीं करता इन ऑफिशियल गैजेट, वो प्रोविजन एनेक्ट नहीं होगा या वो चेंजेस अपडेट नहीं होंगे। क्लियर है आप सबको? फिर एक आर्टिकल था आर्टिकल 269A, वो बात करता है इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में। इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में चलो एक ये बेसिक सा पॉइंट मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूं, फिर अपन मॉड्यूल के सीक्वेंस में जो जो पॉइंट है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर मैं कुछ एडिशनल चीज आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले ना जीएसटी के अंदर है ना दो टाइप के सप्लाई होते हैं। एक होता है आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई, दूसरा होता है आप लोगों का इंटर स्टेट सप्लाई। पहला कौन सा हो गया? इंट्रा स्टेट सप्लाई, दूसरा हो गया इंटर स्टेट सप्लाई। अच्छा, इंट्रा स्टेट सप्लाई का क्या मतलब है? अगर एक कॉमन मैन लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो सेम स्टेट में सप्लाई, बट अपन यहाँ पे अभी कॉमन मैन बन के तो नहीं रह रहे, अपने को कॉमन मैन से अपने आप को अलग करके एक प्रोफेशनल बंदा मार्केट में बोल के दिखना है। तो इंटर स्टेट सप्लाई प्रोफेशनल के लैंग्वेज में क्या हो जाता है कि जब भैया आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ये फॉल कर रहा है विद इन सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। और सर इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब है जब आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये दो अलग अलग स्टेट्स में है, या दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में, या वन स्टेट एंड वन यूनियन टेरिटरी के अंदर है, तब लगता है आपका इंटर स्टेट सप्लाई। सर इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ तो कौन सा टैक्स लगता है? तो यहां पे लगता है आपका सीजीएसटी प्लस, अगर स्टेट में हो रहा है तो एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी में हो रहा है तो यूटीजीएसटी। वेराइज इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा तो एक ही टैक्स लगता है आपका, जिसको क्या बोलते हैं अपन? आईजीएसटी। समझा यहाँ पे? समझा? और सर एक वर्ड को देखो ना, यहाँ पे कहना है यहाँ पे मेरे लिए लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इररिलेवेंट। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इररिलेवेंट। मुझे सिर्फ दो ही लोकेशन से फर्क पड़ता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है? क्लियर है क्या? और अगला पॉइंट, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स।
डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स यानी कि क्या, अगर यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को बताऊं, अगर महाराष्ट्र ने कोई भी सप्लाई किया पंजाब को, तो महाराष्ट्र में आपका ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रहा, ये बन जाता है सोर्स स्टेट, जहां से आपका ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। ट्रांजैक्शन पंजाब में एंड हुआ, ट्रांजैक्शन पंजाब में क्या हुआ, एंड हुआ, यानी कि यहाँ पे टर्मिनेट हुआ, यानी कि ट्रांजैक्शन का क्या बन जाता है, डेस्टिनेशन बन जाता है। तो रेवेन्यू कौन से गवर्नमेंट का बन जाएगा, पंजाब गवर्नमेंट का रेवेन्यू बन जाएगा। समझा, ठीक है। जीएसटी के अंदर टोटल आपके 5 एक्ट है। सबसे पहले लगता है आपका आईजीएसटी, जब आपका इंटरस्टेट सप्लाई होता है तब आता है आईजीएसटी। फिर आता है आपका सीजीएसटी, फिर आता है आपका एसजीएसटी, फिर आता है आपका यूटीजीएसटी, और लास्ट में आता है कॉम्पेंसेशन सेस, कॉम्पेंसेशन टू द स्टेट सेस वाला। सर ये वाला एक्ट क्यों लाया गया था, तो इसके पीछे का लॉजिक समझो। जीएसटी आने के पहले अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट को कोई भी आइटम सप्लाई करता था तो रेवेन्यू किसका बनता था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। जीएसटी आने के बाद में भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट को कोई भी सप्लाई कर रहा है, रेवेन्यू किसका बन गया, गुजरात गवर्नमेंट का रेवेन्यू बन गया। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन स्टेट्स के लिए आने लग गया जो हाईली मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, क्योंकि अगर महाराष्ट्र पहले मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करता था गुजरात को तो महाराष्ट्र को रेवेन्यू मिलता था। अभी महाराष्ट्र में तुम लोग हेवी मैन्युफैक्चरिंग करके गुजरात में बेच रहे हो तो रेवेन्यू मिल रहा है गुजरात को। तो जीएसटी आने की वजह से इधर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। ये लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए कॉम्पेंसेशन सेस एक्ट लेके आए थे। इनिशियली ये 5 इयर्स के लिए लेके आए थे, 2017 से 5 इयर्स, मतलब 18, 19, 20, 21, 22। बट कोविड आ गया, कोविड के बाद में ये प्रॉब्लम होने लग गया क्योंकि एप्रोप्रिएट कॉम्पेंसेशन मिला नहीं है स्टेट को। इसके लिए ये एक्ट को फर्दर एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2026 तक। समझा, अगेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उतरोगे तो ये सब चीज आप लोगों को पता रहनी चाहिए। क्लियर है, चलो अभी ना मैं थोड़ा सा बुक्स में आपको सर्टेन पॉइंट्स को यहाँ पे रीड करवा देता हूँ। फिर एक मेन चीज मुझे आप लोगों को बताना है कि आईटीसी का कैलकुलेशन कैसा होता है, और एक एग्रीगेट टर्नओवर का कंसेप्ट है, और 3 टाइप के सप्लाई, यानी कि वो सब मैं आप लोगों को फिर अभी पढ़ा दूंगा। देखो मेरे को एक बार बुक होने के बाद में ये कंप्लीट मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊंगा, आईटीसी का कैलकुलेशन, फिर 3 टाइप्स ऑफ सप्लाई, और एक मैं आप लोगों को बताऊंगा एग्रीगेट टर्नओवर। ये 3 बातें मैं बता दूंगा आप लोगों को, बुक के अंदर लिखी भी है बट ये 3 अपने को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में सबसे ऊपर रहता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके अंदर 2 डिपार्टमेंट आते हैं, सीबीडीटी, सीबीआईसी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स पूरा फंक्शनिंग गवर्निंग देखता है डायरेक्ट टैक्सेस का, यानी कि इनकम टैक्स वगैरह। फिर आता है सीबीआईसी जो बात करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के बारे में, ठीक है। फिर ये आर्टिकल 265 बोलता है कि कोई भी टैक्स लेवी या कलेक्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। फिर आर्टिकल 246 की ये 3 लिस्ट मैंने आप लोगों को बता दी है। फिर यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस। 1 मिनट का टाइम है, रीड कर लो आप सब लोग, इसको रीड करना, छोड़ना मत कोई भी। चलो एक एक करके पॉइंट को देखो। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टली आपके इनकम पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगता है जो पर्सन गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है। नेचर ये है प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा। इसी के लिए मुकेश अंबानी जी ज्यादा टैक्स पे करते हैं और करण जडेजा कम टैक्स पे करता है, क्योंकि मुकेश अंबानी जी का इनकम ज्यादा है, उनका टैक्स ज्यादा बनेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज रेग्रेसिव इन नेचर। अगर कल जाके मुकेश अंबानी जी एक मोबाइल परचेज करने के लिए जाते हैं, लेट से मोबाइल का कॉस्ट है 2 लाख, तो उनको 2 लाख के ऊपर 18% ही जीएसटी लगेगा। और एक गरीब आदमी कॉमन मैन लाइक करण जडेजा परचेज करने जाता है तो उसको भी 2 लाख के ऊपर 18% ही जीएसटी देना पड़ेगा। यानी कि इनकम टैक्स जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है आपसे टैक्स कलेक्शन ज्यादा करता है। सर जीएसटी क्या बोलता है, आपका इनकम कितना भी रहे सेम अमाउंट ऑफ जीएसटी सबको पे करना पड़ेगा।
फिर इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, इधर सेम पर्सन को टैक्स पे करना पड़ता है, यानी कि अगर मैंने इनकम कमाया तो मुझे ही टैक्स पे करना पड़ता है। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में अगर मैं कोई मटेरियल सप्लाई कर रहा हूं तो मैं मेरे रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करूंगा और फिर मैं वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करूंगा। इनकम टैक्स में टैक्स इवेजन पॉसिबल है, जीएसटी के अंदर इवेजन पॉसिबल नहीं है। इनकम टैक्स हेल्प करते हैं इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए। जीएसटी के अंदर बहुत सिंपल है, इन्फ्लेशन हो गया, प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ गया, जैसे ही प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ता है उसके ऊपर देखो, ऐसे समझो 100 रुपीज कॉस्ट था, इसके ऊपर वैट जीएसटी लेता था 10%, यानी कि 10 रुपीज। इन्फ्लेशन की वजह से इसका कॉस्ट बढ़ गया 120 हो गया, जीएसटी आज भी 10% की हिसाब से कितना लगेगा 12, यानी कि जैसे प्राइस बढ़ गया आपका जीएसटी का अमाउंट भी बढ़ गया। समझा क्या? फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या क्या है? सबसे पहले ये टैक्स लगता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, बर्डन जाता है जो एंड कंज्यूमर रहता है उसके ऊपर, इन्फ्लेमेटरी इन नेचर रहता है, इन्फ्लेशनरी इन नेचर रहता है, यानी कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन की वजह से गुड्स और सर्विसेज का प्राइस बढ़ेगा, कॉस्टिंग बढ़ेगा, आपका रेवेन्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स भी उसके ऊपर बढ़ जाएगा। फिर आता है सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट चाहे तो अगर कोई चीज को प्रमोट करना चाहेगा तो उसके ऊपर टैक्स के रेट को कम लगेगा, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल या डेली इसेंशियल आइटम, जैसे कि आप लोगों का व्हीट, ज्वार, बाजरा, राइस, शुगर। बट अगर गवर्नमेंट कोई चीज का कंजम्पशन कम करवाना चाहता है, गवर्नमेंट के हिसाब से अगर कोई प्रोडक्ट सिंफुल गुड्स है, जैसे कि टोबैको हो गया आप लोगों का, या फिर नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह हो गए, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट हाई रेट ऑफ जीएसटी को चार्ज करेगा। फिर आता है वाइडर टैक्स बेस, इनकम टैक्स के अंदर टैक्स को इवेट करने का स्कोप है। अगर समझो एक आधा छोटा बच्चा है, उसका इनकम नॉमिनल है, उसने आईटीआर फाइल नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर 150 करोड़ पॉपुलेशन है। गवर्नमेंट को ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हर एक पर्सन को जाके पकड़ना, उनसे टैक्स को कलेक्ट करना। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या होता है ना, जो रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी का, उसी को टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना है। और आज के टाइम पे जीएसटी ऑलमोस्ट ऑन एवरी गुड्स एंड सर्विसेज लगा हुआ है, तो इस हिसाब से जीएसटी का टैक्स बेस ज्यादा वाइड है कंपेयर टू योर डायरेक्ट टैक्स। ये रेग्रेसिव इन नेचर, आप कितना भी इनकम कमा लो सेम अमाउंट ऑफ टैक्स आप लोगों को पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आपको कभी डायरेक्टली ये समझ में ही नहीं आता है अपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, इसके लिए आपको टैक्स पे करने का महसूस नहीं होता। अगर आप लोग एक लेट्स से शूज परचेस करने के लिए गए, आपने 5000 के शूज परचेस किए, आप घर पे आ गए, अभी वो 5000 रुपीज के अंदर जो आपने सप्लायर को पेमेंट किया है उसमें आपने शूज का भी पैसा दिया और शूज के ऊपर का टैक्स भी दिया है। बट क्योंकि टैक्स आपने खुद ने गवर्नमेंट को नहीं दिया, इसके लिए आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये ट्रांजैक्शन के ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है जो आपने गवर्नमेंट को पे किया। समझा क्या? फिर आता है प्री जीएसटी स्ट्रक्चर के डेफिशिएंसीज, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दी है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को आपको अमेंड करना पड़ा था 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ, वो भी बता दिया है। आर्टिकल 279A भी बता दिया है, आर्टिकल 269A भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। टोटल कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस मर्ज हो गए थे जीएसटी बनने के लिए? 17। देखो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे नीचे 9 है, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस मर्ज होकर जीएसटी बना था। फिर भी कोई टैक्सेस है जो अभी तक जीएसटी में मर्ज नहीं हुए, बेसिक कस्टम ड्यूटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहलिक ऑन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्टैम्प ड्यूटी, प्रोफेशन टैक्स और मोटर व्हीकल टैक्स। जीएसटी का कंसेप्ट क्या है वो समझ के लो। सबसे पहले जीएसटी बन जाता है आपका वैल्यू एडेड टैक्स, इसको मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो, ए ने बी को सप्लाई किया 100 रुपीज का, 10 रुपीज का वैट कलेक्ट किया, जीएसटी कलेक्ट किया। बी ने ए को कितना दिया? 110। बी ने आगे यही चीज सी को कितने में बेची? लेट से 180, तो इसके ऊपर 18 रुपीज का जीएसटी कलेक्ट किया, तो सी ने बी को कितना दिया? 198। अभी मैं बी की बात करूं तो बी को गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा? 18 रुपीज जो उसने सी से कलेक्ट किया, पर उसने माइनस ऑलरेडी ये जो टैक्स पे किया इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो कितने रुपीज का माइनस हो जाएगा? 10 रुपीज का, इसको 8 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर मैं टेक्निकली देखूं तो 180 और 100 मतलब यहाँ पे कितने रुपीज का वैल्यू ऐड किया गया हुआ है? वैल्यू ऐड कितने रुपीज का किया बी ने? तो कहना है 80 रुपीज का वैल्यू ऐड किया, उसके ऊपर 10% अगर जीएसटी निकालो तो कितना रुपीज आता है? 8 रुपीज, उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकंड आता है कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट। कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट का मतलब है, देखो ना, अगर कल जाके ये सी आगे बेचता, सी ने किसको सप्लाई किया रहता था? डी को। लेट से सी ने डी को कितने में सप्लाई किया? 240, तो डी ने सी को 24 रुपीज का ये दिया रहता था जीएसटी, यानी कि डी ने सी को टोटल पैसा दिया रहता था 264। अभी सी को गवर्नमेंट को कितना पे करना है? 24, ऑलरेडी कितना पे किया है? 18, कितना पॉकेट से पे करेगा? 6 रुपीज। तो एवरी चेन में जो आपने पहले टैक्स पे किया है उसका आप लोगों को क्रेडिट मिलते जाएगा
अनटिल एंड अनलेस आप लोग कोई फाइनल कंज्यूमर नहीं हो। अगर आप लोग फाइनल कंज्यूमर हो तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। एंड कंज्यूमर जो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, जो फाइनली कंजम्पशन कर रहा है गुड्स और सर्विसेज का, उसके ऊपर बर्डन आएगा। ठीक है। थर्ड आता है बर्डन किसके ऊपर आता है, फाइनल कंज्यूमर के ऊपर आता है, जो गुड्स को या सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है। इसके अंदर कोई भी कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है, इधर कहीं पे भी टैक्स ऑन टैक्स नहीं लग रहा है। जो भी पुराना टैक्स आप लोगों ने पे किया उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। और फाइनली ये रेवेन्यू कौन सा है, डेस्टिनेशन बेस्ड या तो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। उस स्टेट में जहां पे इसका फाइनल कंजम्पशन हो रहा है उस स्टेट को इसका रेवेन्यू मिल जाएगा। जीएसटी के बाहर क्या रखा गया है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कहना है इसको जीएसटी से परमानेंटली बाहर रखा है, जीएसटी से परमानेंटली बाहर रखा है। अगर इसके ऊपर जीएसटी को लगाना रहेगा तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो पेट्रोलियम अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे आज के टाइम पे जो दो टैक्सेस लगते हैं वो है प्रोडक्शन के टाइम पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और जब उसका सेल करोगे, इंट्रा स्टेट सेल करोगे तो वैट, इंटर स्टेट सेल करोगे तो सीएसटी। अगला आता है आपका 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी में अब भी टेम्पररी बाहर है, टेम्पररी बाहर है। फ्यूचर में जीएसटी में इसको लेके आने के लिए काउंसिल रिकमेंड करेगा, गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे आज के टाइम पे कौन से टैक्सेस लगते हैं, तो प्रोडक्शन के टाइम पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेल करने के टाइम पे वैट और सी। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। इलेक्ट्रिसिटी लगता है बट नील रेट लगता है, आज भी इसके ऊपर पुराना टैक्सेस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगता है। प्रॉपर्टी टैक्स जैसे कि स्टैंप ड्यूटी आज भी लगता है, मोटर व्हीकल टैक्स आज भी लगता है, एंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्टेड बाय स्टेट अथॉरिटी आज भी लगता है। पीरियड टोबैको और इंडियन हेम्प इसके ऊपर जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। इंडिया के अंदर जीएसटी कैसा है, डुअल मॉडल जीएसटी है। इंटरस्टेट सप्लाई के लिए, इंटरस्टेट सप्लाई के लिए सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, इंटरस्टेट सप्लाई के लिए आईजीएसटी लगता है। इसका मैं कंप्यूटेशन करके आप लोगों को सब समझा दूंगा बाद में। इंडिया के अंदर 5 टाइप के टैक्सेस है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और कॉम्पेंसेशन टू स्टेट टैक्स एक्ट। ये मैंने आप लोगों को सब समझा दिया है। ये इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब भी क्या रहता है वो भी बता दिया मैंने, कि जब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज और वन स्टेट एंड वन यूनियन टेरिटरी में रहता है तो लगता है आपका इंटरस्टेट सप्लाई, टैक्स कौन सा चार्ज होगा, आईजीएसटी। और जब आपका लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, तब उसके ऊपर क्या लगता है आपका, या तो सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी या तो सीजीएसटी के साथ आपका यूटीजीएसटी। जीएसटी नेटवर्क आप लोगों के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है एग्जाम के लिए, खाली ऐसे पकड़ के चलो ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया था गवर्नमेंट के तरफ से, जो पूरा जीएसटी का आईटी फंक्शनिंग के बारे में देखता है। यानी कि ऑनलाइन जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ऑनलाइन जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, फिर ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के बाद में कौन से स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना पैसा जाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना जाना चाहिए, टैक्सेस का सेटलमेंट करना, वो सब बैकएंड का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फंक्शनिंग का काम करता है आपका जीएसटी नेटवर्क। ठीक है। फिर बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी क्या क्या है, अगेन आप लोगों के लिए फाइनल लेवल पे नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे ही समझ के लेंगे। बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए क्या हो गया, इजी कंप्लायंस हो गया, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन करना, रिटर्न फाइलिंग करना, टैक्स का पेमेंट करना सब ऑनलाइन हो गया है। पूरे इंडिया के अंदर सेम रेट से टैक्स लगने लगा, तो डिस्पैरिटी ऑफ ट्रेड कम हो गया। यहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट रिमूव हो गया, आपको टैक्स के ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हर लेवल पे जो आपने पहले टैक्स दिया था आपको उसका क्रेडिट मिलते जाएगा। इसकी वजह से कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ गया, क्योंकि आपका भी प्राइसेस कम हो गई, क्योंकि टैक्स का क्रेडिट मिलने लग गया तो आपकी प्राइस कम होने लग गई, पूरे इंडिया में सेम प्राइस आने लग गई, तो मार्केट ज्यादा कॉम्पिटेटिव बन गया। मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर के लिए बेनिफिट हुआ, क्योंकि उनका जैसे टैक्स की वजह से कॉस्टिंग कम हुआ, तो कॉस्टिंग कम करने की वजह से वो इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्रोडक्ट ज्यादा सेल करने लग गए। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या बेनिफिट हुआ, सबसे पहले इजी टू एडमिनिस्टर हो गया, एक ही टैक्स लग रहा है फॉर मल्टी, पहले क्या होता था ना, मल्टीपल लेवल पे अलग अलग टैक्स लगते थे, अभी एक ही टैक्स लग रहा है जीएसटी, मल्टीपल टाइम पे नहीं लग रहा है, एक टाइम पे लग रहा है, इसके लिए उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो गया। लीकेज कंट्रोल बेटर हो गया, क्योंकि ज्यादा रोबोस्ट आईटी सिस्टम आ गया जीएसटी के लिए। फिर हायर रेवेन्यू एफिशिएंसी हो गया, क्योंकि अमाउंट स्पेंड टू कलेक्ट टैक्स यहाँ पे अभी सब्सटेंशियली रिड्यूस हो गया है। कंज्यूमर के लिए सिंपल सिंगल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स आ गया, जो प्रोपोर्शनेट है वैल्यू ऑफ टैक्स के लिए, कोई भी हिडन टैक्सेस नहीं लगते अभी, जो भी टैक्स लगता है एक ही टैक्स लगता है। इसकी वजह से पब्लिक के अंदर भी अवेयरनेस बढ़ चुका है टैक्स को लेके। ठीक है, चलो अभी मैं ना आप लोगों को जो 3 चीजें पहले समझाऊंगा, ध्यान से जो इंपॉर्टेंट है उसको देख के लेना। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट 3 बातें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताया। सबसे पहले जब भी आप लोग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन की बात करते हो तो उसके ऊपर टैक्स कौन सा लगता है, आईजीएसटी।
और जब ये मैं बात करूं इंट्रा स्टेट सप्लाई की, तो उसके ऊपर टैक्स कौन सा लगता है, सीजीएसटी और साथ में एसजीएसटी। अभी सुनो ना, जहां पे भी मैं एसजीएसटी बोल रहा हूं ना, तो अज्यूम कर लो वहां पे यूटीजीएसटी भी है, अपन डबल डबल नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ क्या बढ़ेंगे अपन, एसजीएसटी। तो इंटर स्टेट सप्लाई के लिए क्या लग रहा है आपका, आईजीएसटी, इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए क्या लग रहा है आपका, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, अभी देखो एकदम ध्यान से प्लीज मेरी बात को ना सिर्फ सुनना, अगले 5 मिनट तक सिर्फ बहुत फोकस करना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो यहां पे ना आपके पास है लाइबिलिटी टू पे। आपको लाइबिलिटी में क्या क्या पे करना है, सबसे पहले या तो आपको आईजीएसटी पे करना है, या तो आपको सीजीएसटी पे करना है, या तो आपको क्या पे करना है, एसजीएसटी। और यहाँ पे ना आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है, किसका है, आईजीएसटी का है, सीजीएसटी का है, या तो एसजीएसटी का है। ठीक है, ऐसा सब हो सकता है। सर ऐसा क्यों हो सकता है, देखो लाइबिलिटी टू पे अगर मैंने इंटर स्टेट सप्लाई किया तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा, आईजीएसटी, और अगर मैंने इंट्रा स्टेट सप्लाई किया तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सेम वे में अगर मैंने कोई भी परचेज किया वो इंटर स्टेट नेचर का है, तो क्या कौन सा क्रेडिट मिलेगा मुझे, आईजीएसटी, और अगर इंट्रा स्टेट परचेज किया तो कौन सा मिलेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अच्छा सर आईटीसी का क्या मतलब है, आईटीसी का क्या मतलब है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि क्या, जो भी आपने परचेस किया उसके ऊपर जो भी आपने टैक्स को ऑलरेडी पे किया, टैक्स को क्या किया, ऑलरेडी पे किया है, जिसको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो आपके आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट। आउटपुट टैक्स यानी कि जो भी आपने मटेरियल को सप्लाई किया, गुड्स को या सर्विसेज को सप्लाई किया, उसके ऊपर जो आपने टैक्स कलेक्ट किया वो आपके लिए बन गया आउटपुट टैक्स। तो जो भी टैक्स को आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो अगेंस्ट योर आउटपुट टैक्स, वो आपके लिए क्या बन जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो देखो आपके पास लाइबिलिटी 3 है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। आपके पास क्रेडिट 3 है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो सर क्या सीक्वेंस में वो एक दूसरे के अगेंस्ट यूटिलाइज होना चाहिए, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या बोलते हैं कि आईजीएसटी को आईजीएसटी के अगेंस्ट आप लोग यूज करोगे सबसे पहले। अच्छा ये सीक्वेंस है ना आप लोगों को, देखो सीक्वेंस टू क्लेम आईटीसी, जो मैंडेटरी है फॉलो करना, मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है तुम्हारे को, यही सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग आईजीएसटी को किसके अगेंस्ट यूज करोगे, आईजीएसटी। फिर नंबर 2 पे आप लोग क्या करोगे, आईजीएसटी को यूज करोगे सीजीएसटी और एसजीएसटी के अगेंस्ट इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रोपोर्शन। मतलब अगर समझो मेरे को आईजीएसटी का एग्जांपल समझो, क्या मैंने ना इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दिया क्या, एक ही मिनट, यहां पे ना नाम को चेंज कर दो, यहां पे आईटीसी आएगा, यहां पे लाइबिलिटी आएगा। ठीक है, यहाँ पे आईटीसी आएगा, यहाँ पे लाइबिलिटी। मतलब समझो मेरे पास आईटीसी था 10,000 रुपीज का, यहाँ पे मेरे पास लाइबिलिटी पे था करने का सिर्फ 2,000, यहाँ पे लाइबिलिटी था मेरे पास 8,000, यहाँ पे लाइबिलिटी था 8,000। तो देखो 10,000 को मैं सबसे पहले यहाँ पे यूज कर लूंगा, यहाँ पे लाइबिलिटी सिर्फ 2,000 है पे करने का, उसको मैंने पे कर दिया। देखो 10,000 में से 2,000 को पे कर दिया, अभी मेरे पास कितना स्कोप है पे करने का, 8,000। मैं 8,000 को कैसे यूज कर सकता हूँ मालूम है क्या, 4,000 4,000, या तो मैं इसको कर सकता हूँ 3,000 5,000, या तो मैं इसको कर सकता हूँ 1,000 7,000, या तो कर सकता हूँ 7,000 1,000। मेरी मर्जी, मेरे को जैसे यूज करना है मैं उसको वैसे यूज कर सकूंगा इन एनी ऑर्डर। बट सबसे पहले मैं आईजीएसटी को किसके अगेंस्ट यूज करूंगा, आईजीएसटी। आई होप यहां तक क्लियर है आप सबको। ठीक है, ठीक है क्या, फिर एक एग्जांपल भी लूंगा मैं सब मिला के। अभी एक सिर्फ छोटा सा कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। अरे इसको क्यों रब कर दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया एनी ऑर्डर। फिर पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता, जब तक आईजीएसटी का आईटीसी जीरो नहीं होता तब तक मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी को यूज नहीं कर सकता। यानी कि मेरा ये अमाउंट है ना, ये जीरो होने के बाद में ही मैं इन दोनों का क्रेडिट यूज कर सकता हूं। ठीक है, देखो सीजीएसटी को मैं कभी भी एसजीएसटी के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकता, एसजीएसटी को मैं सीजीएसटी के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकता। क्यों, सीजीएसटी का क्रेडिट मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एसजीएसटी का क्रेडिट मेरा स्टेट गवर्नमेंट। फिर सीजीएसटी का जो भी क्रेडिट है वो सबसे पहले किसके अगेंस्ट यूज होगा, सीजीएसटी। अगर कुछ बच गया और आईजीएसटी का लाइबिलिटी है तो उसके अगेंस्ट।
सेम एसजीएसटी का क्रेडिट सबसे पहले किसके अगेंस्ट यूज होगा, एसजीएसटी, कुछ बच गया तो आईजीएसटी। बट ध्यान से सुनना, एसजीएसटी को आईजीएसटी के लाइबिलिटी के अगेंस्ट यूज करने के पहले सीजीएसटी का बैलेंस 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस 1 मिनट के लिए आप लोग ये एग्जाम्पल को आराम से रीड कर लो, फिर मैं इसके कुछ इलस्ट्रेशंस लेता हूं। रीड कर लो इसको 1 सेकंड के लिए आप सब लोग। पढ़ा आप लोगों ने? चलो एक दो तीन एग्जांपल्स लेता हूं मैं, जिसकी वजह से आपके ना यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो यहाँ पे मेरे पास आईटीसी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इसका था लेट से 10,000, इसका था 4,000, इसका था 6,000। और यहाँ पे ना मेरा लाइबिलिटी टू पे ये आ रहा था आईजीएसटी का 4,000, ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, एक ही मिनट ना, नाइन थाउजेंड एग्जाम्पल। तो देखो सबसे फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्या बोला जाता है, अब एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। इसको मैं 4,000 को यहाँ पे पूरा यूज कर लूंगा। नंबर वन स्टेप, नंबर वन में क्या हो गया, आईजीएसटी को, देखो यहाँ पे ध्यान से देखते चलो। अभी नंबर वन स्टेप क्या बोलता है कि आईजीएसटी का आईटीसी सबसे पहले किसके अगेंस्ट यूज होगा, आईजीएसटी के लाइबिलिटी के अगेंस्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। फिर अभी देखो मेरे पास टोटल कितना था 10,000, कितना यूज हो गया 4,000, अभी भी कितना बच रहा है मेरे पास, कहना है इसे 10,000 माइनस 4,000, अभी भी कितना बच रहा है मेरे पास 6,000। मैं 6,000 को यहाँ पे कैसे यूज कर सकता हूँ, एनी ऑर्डर में इसको यूज कर सकता हूँ, बराबर है। चलो मैंने मान लिया मैं इसको आधा आधा यूज करूंगा, तो मैंने यहाँ पे कितना यूज कर लिया 3,000, यहाँ पे कितना यूज कर लिया 3,000। फिर नंबर 3 क्या बोलता है, जब तक आईजीएसटी का बैलेंस 0 नहीं हो सकता आप तब तक सीजीएसटी एसजीएसटी को यूज नहीं करोगे। कहने से ये 10,000 पूरा 0 हो चुका है, पूरा क्या हो गया है 0। अभी मैं इसको यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, इसको यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये 4,000 यहाँ पे पहले यूज हो गया, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। देखो 4,000 पे करना था, 4,000 पे हो चुका है। यहाँ पे अभी कितना है 6,000, यहाँ पे मैंने 6,000 पूरा यूज कर लिया। तो अभी मुझे लाइबिलिटी इन कैश कितना पे करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे 4,000 पे करना था, 4,000 पे, ये बन गया 0। यहाँ पे 9,000 पे करना था, 3,000 पे हो गया, 4,000 पे हो गया, कैश में कितना पे करना है 2,000। यहाँ पे 9,000 पे करना था, 9,000 पे हो गया, कैश में कितना पे करना है 0। अच्छा क्रेडिट देखो 10,000 का था, 10,000 यूज हो गया, एक्सेस कितना बच रहा है 0। 4,000 का था, 4,000 यूज हो गया, एक्सेस बच रहा है 0। 6,000 का था, 6,000 यूज हो गया, एक्सेस बच रहा है 0। एकदम एक प्लेन बेसिक क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पे आपका सॉल्व करवाया। अभी बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरा आईजीएसटी का लाइबिलिटी, सीजीएसटी का लाइबिलिटी, एसजीएसटी का लाइबिलिटी, सॉरी आईटीसी, ये कितना था 10,000। सेम एग्जांपल लेंगे अपन, 10,000, 4,000, 6,000। और यहाँ पे मेरा लाइबिलिटी टू पे आईजीएसटी का था 4,000, सीजीएसटी का यहाँ पे कितना लिया था अपन ने, ऊपर 9 लिया था ना, मैं नीचे लेता हूं 8,000, एसजीएसटी का था 8,000, ठीक है। अभी यहाँ पे नंबर वन स्टेप मैंने यहाँ पे 4,000 यूज कर लिया, और यहाँ पे चलो हाफ हाफ यूज कर लिया मैंने। हाफ हाफ मतलब कितना यूज कर लिया 3,000, 3,000। ये 4,000 मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, यहाँ पे यूज होगा नहीं, ये यहाँ पे यूज नहीं होगा एसजीएसटी सीजीएसटी के अगेंस्ट। तो यहाँ पे अगर अभी आप लोग देखो तो 10,000 क्रेडिट था, मैं बोलूं 10,000 यूज हो गया, तो आईटीसी कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया 0। 4,000 था, 4,000 यूज हो गया, कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया 0। अभी यहाँ पे ना मुझे 8,000 पे करना था, मैंने 3,000 पे कर दिया, बैलेंस कितना पे करना है 5,000। मेरे पास क्रेडिट कितना है 6,000, मैंने यहाँ पे कितना यूज करूंगा मैं 5,000। तो कहना है इसे यहाँ पे मेरा ये आईटीसी कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया 1,000। और अगर मैं कैश का पेमेंट देखूं तो देखो 4,000 में से 4,000 चला गया, 0 पे करना है। 8,000 में से 7,000 का पेमेंट हो गया, 1,000 पे करना है। 8,000 में से 8,000 का पेमेंट हो गया, पे कितना करना है 0। अभी मैं बदलू क्या कि लॉजिकली आप लोग सही हो,
लॉजिकली आप लोग करेक्ट हो, लॉजिकली मतलब जो प्रोविजन के हिसाब से वो आपने बराबर किया, बट अब ये क्लाइंट के हिसाब से सोचो। आप क्लाइंट को फोन करके बोल रहे हो सर आपको ना 1000 रुपीज या महीने में कैश पे करना पड़ेगा, बट हम आपका 1000 रुपीज का क्रेडिट भी अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्लाइंट बोलेगा कि अगर क्रेडिट आपके पास है अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए तो आप अभी क्यों नहीं उसको यूज कर लेते, मेरा 1000 रुपीज का मनी ब्लॉक मत करो ना एक महीने के लिए। आप बोले हाँ बात तो सही है। तो सेम वे में अगर मैं बोलूं अगर आप लोगों ने इसके जगह पे अगर ऐसा किया रहता था तो चलेगा क्या, बताओ खाली आप लोग मुझे। देखो यहाँ पे ध्यान से, आपने क्या कर दिया यहाँ पे, आपने यहाँ पे पहले 4000 को तो 4000 के अगेंस्ट यूज कर लिया, फिर आपने क्या किया ना यहाँ पे भी अमाउंट को 4000 ही यूज किया और यहाँ पे अमाउंट को 2000 यूज कर लिया। ये कोई भी ऑर्डर में कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो कहना इसे 10,000 पूरा यूज हो गया तो आईटीसी आईटीसी कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया यहाँ पे 0। अच्छा बाद में आपको यहाँ पे कितना पे करना था 4000, कितना पे कर दिया आपने 4000, कहना इसे ये हो गया 0। और यहाँ पे कितना पे करना था 6000, यहाँ पे कितना पे कर दिया आपने 6000, तो कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया 0। अभी मैं कैश की पेमेंट की बारी करूं, 4 में से 4 पे हो गया, कैश में 0 पे करना है। 8 में से 8 पे हो गया, कैश में कितना पे करना है 0। और 8 में से 8 पे हो गया, कैश में कितना पे करना है 0। तो जितना आपके पास आईटीसी था आपने उतना ही यूज किया। अगर आप ये दोनों एग्जांपल देखोगे तो आईटीसी सेम था 10 4 6 20,000, इधर भी 10 4 6 कितना आ गया 20,000। लाइबिलिटी भी सेम था 4 8 8 यानी कि 20,000, यहाँ पे भी लाइबिलिटी सेम था 4। अच्छा इसके पहले जो अपन ने एग्जांपल देखा था 488 यानी कि इधर भी लाइबिलिटी कितना था 20,000, बट पुराने एग्जांपल में 1000 पेबल आ रहा था। ये वाला यूटिलाइजेशन के मेथड से आपका पेबल 0 आ रहा था क्योंकि आपने अमाउंट को यूटिलाइज उस तरीके से किया जिसमें आपका पेबल सबसे कम है। ऑल गुड ऑल क्लियर, चलो डन है ये वाला पॉइंट, समझा आप लोगों को बेसिक। सेकेंड पॉइंट है ना, मैं आप लोगों को जीएसटी का ना कैलकुलेशन कैसा रहता है वो समझाता हूं। देखो अगर मिस्टर ए गया शॉप में, उसने कैलकुलेटर परचेज किया 500 रुपीज का जिसके ऊपर 18% जीएसटी चार्ज हुआ है, तो जीएसटी का वैल्यू कैसे निकालने का, काफी सिंपल है 500 इंटू 18% जो कितना आता है 90 रुपीज आएगा अप्रोक्स। बट यही अगर ए शॉप में गया जिसने उसने क्या खरीदा कैलकुलेटर 500 रुपीज का इंक्लूडिंग 18% जीएसटी, इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। अभी अमाउंट को कैसे निकालने का है ध्यान से सुनना। पहले मैं ना फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं लॉजिक बता रहा हूं आप लोगों को। देखो अगर ये परचेज 100 रुपीज का रहता तो 18 रुपीज जीएसटी लगता, 118 रुपीज टोटल वैल्यू बन गया रहता था। कहना है इसे अभी ये 118 के जगह पे 500 रुपीज टोटल वैल्यू दिया हुआ है, तो आप लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जीएसटी का अमाउंट आ जाएगा जो कितना रहेगा आपका 500 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 118, कितना आता है वो 500 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 118, वो आता है आपका 76.27। और यही टैक्सेबल अमाउंट अगर आप लोगों को निकालनी है तो कैसे निकालोगे 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 118, तो 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 118 वो कितना है आपका 423.73। ये बन गया आपका टैक्सेबल अमाउंट और ये बन गया आपका जीएसटी का अमाउंट। सेम वे में मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। अगर समझो आप लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट को परचेस किया 1000 रुपीज का जिसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है 12%, तो आप लोग क्या करोगे, देखो अगर 100 रुपीज का आइटम है 12 रुपीज जीएसटी लगा, टोटल प्राइस बन गया 112। 112 के नीचे आप लोग कितना लिखोगे अभी 1000। रिवर्स कैलकुलेशन करके जीएसटी को कैसे निकालोगे आप लोग 1000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 112, है ना, कितना आएगा वो 1000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 112, ये आता है आपका अप्रोक्स 107.14। और टैक्सेबल अमाउंट को आप लोग कैसे निकालोगे 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 112, तो 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 112 ये कितना आता है आपका अप्रोक्स 892.86। तो कहना है इसे जब जीएसटी इंक्लूडेड है इन वैल्यू तो आप लोग जीएसटी के अमाउंट को कैसे निकाल रहे हो, तो देखो आप लोग क्या कर रहे हो टोटल इनवॉइस की वैल्यू ले रहे हो, टोटल इनवॉइस का वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप लोग जीएसटी के रेट से, डिवाइड कर रहे हो आप लोग 100 प्लस जीएसटी का रेट। अपने एग्जांपल में देखो आपने क्या किया टोटल इनवॉइस वैल्यू 1000 लिया
उसको मल्टीप्लाई किया जीएसटी रेट से जो कि था 12, डिवाइड किया 100 प्लस जीएसटी का रेट 112 से। ये आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मैंने लॉजिक आप लोगों को इसका समझा दिया, ठीक है। चलो अभी जीएसटी के अंदर है ना टोटल टाइप ऑफ सप्लाई रहते हैं 3, टोटल सप्लाई बनते हैं 3 टाइप के, ध्यान से समझ के लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही आपका टैक्सेबल सप्लाई, एक क्या आता है आपका टैक्सेबल सप्लाई, सिंपल है, टैक्सेबल सप्लाई यानी कि वो सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है। मैंने माउस बेचा, माउस के ऊपर मुझे जीएसटी लगे 18%, तो ये बन गया आपका टैक्सेबल सप्लाई जिसके ऊपर टैक्सेस लगता है। जीएसटी में टैक्सेस देखो, अगर आप लोग दिसंबर एटीएम के लिए देख रहे हो ना तो टैक्सेस रहते थे आपके 0%, क्या हो रहा है इसको, दिसंबर एटीएम के लिए टैक्स क्या रहते थे 0%, 5%, 12%, 28%, 18%। बाद में अभी जीएसटी 2.0 आया है, आप सबने सुना है, अभी रेट बच रहे आपके खाली 0%, 5%, 18%। सर ये आपके एग्जाम के लिए कितना रिलेवेंट है, 0, क्योंकि एग्जाम में रेट्स कभी पूछे ही नहीं जाते, ये आपके ऐसी नॉलेज के लिए मैंने बताया। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला समझना, अगला एक सप्लाई रहता है एग्जेम्प्ट सप्लाई। कौन सा सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, इसको थोड़ा ध्यान से समझ के लेना। एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर है ना गाइस आपके 3 टाइप के सप्लाई आते हैं, नील रेटेड सप्लाई, होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, और थर्ड आता है आपका नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तीनों को समझ के लो। नील रेटेड सप्लाई यानी कि एक पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस के ऊपर जीएसटी लग रहा है बट 0% से लग रहा है, जीएसटी लग रहा है बट 0% से लग रहा है, उसको बोलते हैं नील रेटेड सप्लाई। एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। होली एजेंट सप्लाई यानी कि जिसके ऊपर जीएसटी, तो देखो जीएसटी एप्लीकेबल है बट गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट किया कि उसके ऊपर जीएसटी हम लोग नहीं लगाएंगे। एग्जांपल आता है आपका फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और एग्स, एग्जांपल कि इसके ऊपर जीएसटी लग सकता है बट गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में इसको एग्जेम्प्ट करके रखा है। थर्ड आता है आपका नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई यानी कि जिसके ऊपर जीएसटी लग ही नहीं रहा है, और आपको 2 आइटम्स ऐसे मालूम है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा। पहला आता है आपका अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सेकंड आता है आपका 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसको बोला जाता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। और एक थर्ड टाइप का सप्लाई रहता है आपका जीरो रेटेड सप्लाई। कौन सा सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, जिसके अंदर आता है आपका एक्सपोर्ट और सप्लाई टू एसईजेड। जीरो रेटेड सप्लाई, और पहले जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब समझ के लो। देखो ये माउस है, अगर ये माउस में इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा हूं या ये माउस में एसईजेड को दे रहा हूं, सर एसईजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि ऐसे यूनिट्स जो सेटअप किए जाते हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। तो ये माउस अगर मैं इंडिया से एक्सपोर्ट करूं या ये एसईजेड को दूं तो रेट लगेगा 0%, बट ये माउस अगर मैंने इंडिया में बेचा तो टैक्स लगेगा 18%। वापिस से सुन के लो, माउस अगर इंडिया में बेचा तो 18% जीएसटी लगेगा, बट अगर यही माउस मैंने एक्सपोर्ट किया या एसईजेड को दिया तो जीएसटी लगेगा 0%। इसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। तो नील रेटेड का क्या मतलब है कि आप उसको किधर भी बेचो टैक्स 0% ही लगने वाला है, बट जीरो रेटेड का मतलब है कि माउस को अगर आप एक्सपोर्ट करोगे या एसईजेड को दोगे तो टैक्स 0% लगेगा, बट अगर यही माउस अपने इंडिया में बेचा तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। उसको बोलते हैं अपना कौन सा, जीरो रेटेड सप्लाई। समझा क्या। और लास्ट पॉइंट आता है आपका एक डेफिनेशन, एग्रीगेट टर्नओवर। देखो एग्रीगेट टर्नओवर बताने के पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। जीएसटी में ना आपको रजिस्ट्रेशन लेना है स्टेट वाइज। रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है, स्टेट वाइज। तो हर वो स्टेट जहां से आप लोग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई करते हो, आउटवर्ड क्या करते हो, टैक्सेबल सप्लाई, वहां पे आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, वहां पे आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। अच्छा मतलब अगर एक स्टेट है जहां से जो आपका आउटवर्ड सप्लाई वो एग्जेम्प्ट है और बाकी वो स्टेट में आप कोई भी दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। हर वो स्टेट जहां पे आप लोग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अच्छा ठीक है सर, जो जीएसटी, ओहो ठीक है, जो जीएसटी नंबर रहता है ना, जीएसटी नंबर देखो, अगर आप लोग एक बिजनेस कर रहे हो महाराष्ट्र में और एक बिजनेस कर रहे हो आप लोग गुजरात में, तो यहां पे आपको कितने रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, 2 रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। जो जीएसटी नंबर रहता है ना वो ना 15 डिजिट्स का रहता है, जिसके अंदर पहले जो 2 डिजिट है वो प्रेजेंट करते हैं आपका स्टेट का कोड, फिर 10 डिजिट्स का आता है आपका पैन नंबर, फिर ये जो डिजिट है ना ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट,
13 डिजिट बन गया। 14 डिजिट बाय डिफॉल्ट जेड आता है और ये रहता है लास्ट वाला रैंडम नंबर। ये ऐसे आपका 15 डिजिट का जीएसटी नंबर रहता है। तो कहना है महाराष्ट्र में जो बिजनेस कर रहा और गुजरात में बिजनेस कर रहा उन दोनों के बीच में क्या कॉमन रहेगा? पैन। तो जीएसटी के अंदर पैन कार्ड भले ही आपका एक रहे, आपके मल्टीपल जीएसटी नंबर बन सकते हैं। तो जब मैं एक बात करता हूं एग्रीगेट टर्नओवर निकालने की ना पर्सन की, एग्रीगेट ये वर्ड का मतलब ही क्या है? एग्रीगेट वर्ड का मतलब क्या है? टोटल। तो यहाँ पे जब टोटल टर्नओवर निकालते हैं ना अपन, तो वो टर्नओवर कभी कोई भी एक पर्टिकुलर जीएसटी नंबर का नहीं निकलता है, वो टर्नओवर किसका निकलता है? आपका पैन कार्ड का टर्नओवर निकलता है। मतलब आपके पैन कार्ड के ऊपर जितने भी अलग अलग जीएसटी नंबर है उनको कंसोलिडेट करो सबको, और उसका जब टर्नओवर निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर इंक्लूड के अंदर आती है आपकी टोटल 4 बातें। सबसे पहला जो भी आपका टैक्सेबल सप्लाई उसको ऐड करो। टैक्सेबल सप्लाई यानी कि जो भी आप लोगों ने ऐसा आउटवर्ड सप्लाई किया जिसके ऊपर टैक्स लगता है उसको ऐड कर लो। नंबर 2 आप लोग ऐड करोगे एग्जेम्प्ट सप्लाई। मैंने आपको एग्जाम में भी बताया 3 बात आती है, नील रेटेड, होली एग्जेम्प्ट, नॉन टैक्सेबल। थर्ड आप लोग ऐड करोगे एक्सपोर्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो रेटेड सप्लाई। और लास्ट में आप लोग ऐड करोगे इंटरस्टेट सप्लाई। मतलब अगर समझो आपने कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई किया, अभी ये खुद के फर्म को किया, यानी कि महाराष्ट्र ने खुद के ही फर्म ने सप्लाई किया गुजरात के खुद के ही फर्म को, तो भी वो उनके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा। बट इसके अंदर 2 बातें इंक्लूड नहीं होती है। एक तो जो भी टैक्सेस आप लोग जीएसटी के अंदर चार्ज कर रहे हो वो ऐड नहीं होगा, सिर्फ जीएसटी वाले टैक्सेस ऐड नहीं होंगे। सर अगर कस्टम ड्यूटी पे किया रहेगा तो कस्टम ड्यूटी एक अलग टैक्स है, जीएसटी अलग टैक्स है, तो कस्टम ड्यूटी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में आ जाएगा। और लास्ट में क्या ऐड नहीं होगा? वैल्यू ऑफ इनवर्स सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन आरसीएम बेसिस। देखो यूजुअली क्या होता है ना, यूजुअली ध्यान से सुनना, यूजुअली यहां पे जो बायर है वो पेमेंट किसको देता है? सेलर को। सेलर आगे टैक्स पे किसको करता है? गवर्नमेंट को। लेट्स से सेलर ने बायर को एक प्रोडक्ट बेचा 1000 का, 18% रुपीज का 180 जीएसटी का रेट किया। बायर सेलर को कितना पैसा देगा? 1180। सेलर आगे गवर्नमेंट को कितना देगा? 180। इसको क्या बोलते हैं अपन? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बट ऐसे सेक्शन है 9(3) एंड 9(4) जिसके अंदर ट्रांजेक्शन ना थोड़ा सा अलग हो जाता है। ट्रांजेक्शन कैसा होता है? देखो ये जो बायर है ना वो सेलर को सिर्फ जो वैल्यू ऑफ गुड्स है, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज उसका पेमेंट करेगा, जैसे कि 1000, और बायर गवर्नमेंट को इसके ऊपर का जीएसटी पे करेगा जो कि आता है 180। तो अगर आप यहां पे देखो तो गाड़ी आगे जाके पीछे आ गई वापिस से, इसको अपन क्या बोलते हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो समझो एक पर्सन है, एक पर्सन है, उसने ऐसा कोई भी आइटम परचेस किया जिसके ऊपर उसको टैक्स आरसीएम पे देना है, यानी कि इसी को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। तो अगर आपका कोई भी परचेस है जिसके ऊपर आपको आरसीएम पे टैक्स देना है तो ये आपके एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा। बट अगर आपने कोई भी ऐसा सप्लाई किया है जिसके ऊपर टैक्स आरसीएम पे बायर देने वाला है, मतलब आपने जिसको बेचा है वो टैक्स देने वाला है, तो भी वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा। समझा क्या? क्लियर आप सबको? चलो तो सर ये तो होगी पहली पॉइंट। उसके बाद में एक सेकेंड पॉइंट क्या करता है? थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप इन पर्टिकुलर स्टेट्स में बिजनेस कर रहे हो तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितने अमाउंट के ऊपर जाएगा तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सबसे पहले अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तो आप यहाँ पे गुड्स बेचो या सर्विस बेचो फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख के ऊपर चला गया तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ठीक है। फिर ऐसे 4 स्टेट्स जहां पे आप लोग गुड्स बेचो या सर्विस बेचो फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के ऊपर चला गया तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड। फिर ऐसे 3 स्टेट से जहां पे अगर आप लोग सिर्फ गुड्स बेच रहे हो तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख के ऊपर चला गया तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। 40 लाख के नीचे अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर रहा तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं, अगर आप सिर्फ गुड्स बेच रहे हो। बट अगर उधर सर्विस आ गया तो लिमिट बन जाता है 20 लाख का, है ना। सिर्फ गुड्स रहेगा तो लिमिट 40 लाख, सर्विस आ गया तो लिमिट 20 लाख। वो 3 स्टेट है जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये 4 स्टेट से, यहाँ पे 4 स्टेट से, यहाँ पे 3 स्टेट से, टोटल बन गए 11। इनको बोला जाता है 11 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स। 11 क्या बन जाते हैं? स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स बन जाते हैं। फिर ऐसे 2 नॉर्मल स्टेट्स बोल लो या यूनियन टेरिटरी बोल लो जहां पे आप लोग गुड्स बेचो या सर्विस बेचो फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के ऊपर चला गया तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। वो 2 स्टेट्स आपके लिए पुडुचेरी और तेलंगाना।
बाकी जितने भी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज बचते हैं वहां पे अगर आप लोग सिर्फ गुड्स को बेच रहे हो तो आपके लिए लिमिट 40 लाख का है, अगर आप लोग सर्विस बेच दे रहे हो तो आपके लिए लिमिट कम होकर 20 लाख का आ जाएगा। ये बाकी के सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ गया आपका महाराष्ट्र आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, गोवा, गुजरात, दिल्ली, अंडमान निकोबार, वो सब यहाँ पे आ चुके हैं। समझा? अगर आप लोग एक स्टेट में लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गए तो हर वो स्टेट जहां से आप लोग आउटवर्ड टैक्सेबल अप्लाई कर रहे हो वहां पे आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो जाओगे। एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूं लास्ट, कि एक पर्सन है वो बिजनेस कर रहा है यहाँ पे मणिपुर में और वो बिजनेस कर रहा है आसाम में। मणिपुर में क्या बोला गया है उसको कि एग्रीगेट टर्नओवर अगर 10 लाख के ऊपर चला गया तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अपन बात कर रहे हैं वो सिर्फ गुड्स में डील कर रहा है। और आसाम में क्या बोला, एग्रीगेट टर्नओवर अगर तेरा 40 लाख के ऊपर चला गया तो रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी। एक पर्टिकुलर ईयर में उसका मणिपुर का टर्नओवर हो गया 8 लाख, उसका आसाम का टर्नओवर हो गया 4 लाख। अभी एग्रीगेट टर्नओवर में आपको टैक्सेबल सप्लाई निकालने का एक पैन कार्ड का पूरे इंडिया में जितना भी हो रहा, तो कहना है इसका एग्रीगेट टर्नओवर इस केस में कितना हो गया, 12 लाख रुपीस का हो गया, हाँ या नहीं? तो 12 लाख का हो गया तो कहने से वो मणिपुर में लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है। लायबल फॉर क्या है, रजिस्ट्रेशन। और अगर वो एक स्टेट में लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गया तो हर वो स्टेट जहां पे वो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है वहां पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यानी कि अपने एग्जांपल में उसको मणिपुर में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, साथ ही साथ में आसाम में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्लियर है आप सबको? डन। अच्छा, मैंने 3 बातें लिखाई थी ना, मैं बोला था आपको 3 बातें बताऊंगा, उसमें से कौन सी थी? आईटीसी का कैलकुलेशन डन, 3 टाइप्स ऑफ सप्लाई डन, एग्रीगेट टर्नओवर डन। क्लियर है? इसी के साथ में जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला बेसिक्स वाला पॉइंट था वो यहाँ पे होता है कंप्लीट। जैसे जैसे अभी सीरीज आगे बढ़ेगी ना तो जो रेलेवेंट कंसेप्ट रेलेवेंट जगह पे एक्सप्लेन करना मेरे हिसाब से जरूरी रहेगा, मैं आप लोगों को वो वहां पे समझा दूंगा। गाइस ट्रस्ट मी, ये एक बार प्लेलिस्ट आप लोग देख लोगे तो आपके सारे कंसेप्ट मेरे साथ फटक से क्लास के अंदर ही खत्म हो जाएंगे। आपका काम बचेगा सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के प्रैक्टिस करना। क्लियर है? तो मेरे मोटिवेशन के लिए यार एक छोटा सा लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं, और सभी आपके सीए में फ्रेंड्स के साथ या सीए फाइनलिस्ट फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है? चलो, दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।